नमस्ते और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम तनाव यानी स्ट्रेस के मौजू पर काफी गहराई से बात करने वाले हैं और इसकी शुरुआत एक बहुत मजेदार सवाल से करते हैं। ज़ेब्रा को अल्सर क्यों नहीं होता? सोचिए, एक ज़ेब्रा है, जंगल में घास चर रहा है और अचानक एक शेर उस पर हमला कर देता है। ज़ेब्रा अपनी जान बचाने के लिए भागता है। मान लीजिए वो बच गया। खतरा टलने के 5 मिनट बाद आप जानते हैं वो क्या करता है? वापस घास चढ़ने लगता है। एग्जैक्टली वो वापस वैसे ही शांति से घास चरने लगता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। और कोई अल्सर भी नहीं। बिल्कुल। अब जरा हमारी जिंदगी देखिए। ट्रैफिक जाम, ऑफिस की डेडलाइन, पैसों की चिंता, रिश्तों का तनाव। मतलब हमारा शेर तो कभी जाता ही नहीं। हम लगातार एक लड़ाई के मोड में रहते हैं। तो सवाल यही है कि जानवरों और इंसानों के तनाव से लड़ने की कहानी में इतना बड़ा फर्क क्यों है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जब हम स्ट्रेस या तनाव कहते हैं तो उसका असल में मतलब क्या है। देखिए, ज़ेब्रा के लिए तनाव का मतलब था जान का खतरा, एक फिजिकल इमरजेंसी। और हमारा शरीर भी बेसिकली ऐसी ही इमरजेंसी के लिए बना है। मतलब हमारे शरीर का जो डिजाइन है वो हजारों साल पुराना है, जब जंगली जानवरों से खतरा होता था। बिल्कुल। उस वक्त सिचुएशन में दो ही चीजें करनी होती थी, या तो लड़ो या भागो, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। अच्छा, तो इस फाइट और फ्लाइट के दौरान शरीर के अंदर होता क्या है? मतलब मैकेनिज्म क्या है? जैसे ही दिमाग को खतरे का सिग्नल मिलता है, वो शरीर में एक तरह का इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। हम्म। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और ये सिस्टम दो तरह के केमिकल मैसेंजर छोड़ता है। एक है बहुत तेज वाला, एड्रेनलिन जैसा। जो सेकंडों में काम करता है। हाँ, सेकंडों में आपकी धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं, ताकि मांसपेशियों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ओके, मतलब फौरन एक्शन लेने की तैयारी। और दूसरा वाला? दूसरा सिग्नल थोड़ा धीमा है। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और ये मिनटों या घंटों तक अपना असर दिखाते हैं। और इनका क्या काम है? इनका काम है शरीर में जो जमा एनर्जी है, यानी फैट और शुगर, उसे निकालकर खून में घोल देना, ताकि लड़ने या भागने के लिए फ्यूल मिले। एग्जैक्टली भरपूर ईंधन मौजूद हो। और इसी वजह से तनाव में अक्सर कुछ मीठा खाने का भी मन करता है। दिमाग को लगता है उसे एनर्जी चाहिए। तो संक्षेप में, शरीर अपनी सारी ताकत पाचन, इम्यूनिटी और विकास जैसे गैर जरूरी कामों से हटाकर सिर्फ उस एक खतरे से निपटने में लगा देता है। सही कहा। तो ये एक तरह का सुपरचार्ज्ड मोड हो गया। लेकिन यह एक बहुत बड़ा लेकिन है। ज़ेब्रा का तनाव तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है। हमारा तनाव, वो तो महीनों सालों तक चलता रहता है। तो क्या होता है जब ये सुपरचार्ज्ड मोड कभी बंद ही ना हो? और यहीं से सारी कहानी बिगड़ती है। जब ये इमरजेंसी सिस्टम लगातार ऑन रहता है, तो शरीर को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी कल्पना कैसे करें? आप ऐसे सोचिए कि दो बड़े बड़े हाथी एक बच्चों वाले सी सॉ पर बैठकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। शायद वो किसी तरह बैलेंस बना भी लेंगे, लेकिन इस चक्कर में वो सी सॉ को तोड़ देंगे, पूरे पार्क का नजारा बिगाड़ देंगे। हमारा शरीर भी जब लगातार तनाव में संतुलन बनाने की कोशिश करता है, तो वो अंदर से टूटने लगता है। और इसी को विज्ञान की भाषा में एलोस्टैटिक लोड कहते हैं। बिल्कुल, एलोस्टैटिक लोड, यानी तनाव का वो बोझ जो शरीर लगातार ढो रहा है। मतलब जैसे कोई गाड़ी लगातार पहले गियर में ही चलाई जा रही हो। इंजन गर्म होगा, पुर्जे खिसेंगे और गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपका ये गाड़ी वाला उदाहरण एकदम सटीक है। और उस पहले गियर में गाड़ी चलाने से सिर्फ इंजन पर ही नहीं, हर पुर्जे पर असर पड़ेगा। शरीर के साथ भी ठीक यही होता है। तो चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। ये जो लगातार बोझ शरीर पर पड़ रहा है, ये कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे अपना असर दिखाता है? मुझे लगता है दिल पर इसका सबसे ज्यादा असर होता होगा। बिल्कुल। दिल और खून की नसें सबसे पहले निशाने पर आती हैं। तनाव के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ताकि खून तेजी से मांसपेशियों तक पहुंचे। ये तो लॉजिकल है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहे तो यह ऐसा है जैसे आपने पानी के पाइप में बहुत हाई प्रेशर पर पानी छोड़ दिया हो। धीरे धीरे पाइप अंदर से कमजोर होने लगता है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। और हमारे शरीर में उन दरारों का क्या होता है? शरीर में इन दरारों को भरने के लिए फैट और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें जमा होने लगती हैं।
इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अच्छा, तो आसान भाषा में कहें तो हमारी खून की नसें अंदर से मोटी और सख्त होने लगती हैं, जैसे सिंक के पाइप में धीरे धीरे कचरा जम जाता है। एकदम सही। और जब ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, सडन कार्डियक डेथ। वो क्या है? कभी कभी कोई बहुत बुरी खबर या कभी कभी कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर, जैसे लॉटरी जीतना, अच्छी खबर से भी? हाँ, वो भी दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकती है, क्योंकि भावनाओं का ये अचानक आया तीव्र झटका शरीर का पूरा सिस्टम हिला देता है, जिसे दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिल की बात तो समझ आती है, लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि टेंशन से पेट में एसिडिटी हो जाती है या अल्सर हो जाता है। क्या ये सच है? ये कहावत नहीं, हकीकत है। जैसा हमने पहले बात की, इमरजेंसी के वक्त शरीर पाचन जैसे कामों को बंद कर देता है। अच्छा, वो गैर जरूरी काम। हाँ, वो पेट और आंतों में जाने वाले खून का रास्ता बदलकर उसे मांसपेशियों की तरफ भेज देता है। अगर ये कुछ मिनटों के लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये घंटों या दिनों तक चले तो पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। और उससे फिर आईबीएस जैसी दिक्कतें होती हैं। हाँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। हाँ, और अल्सर का क्या? देखिए, अल्सर की कहानी बहुत दिलचस्प है। सालों तक डॉक्टर्स यही मानते थे कि अल्सर सिर्फ तनाव और खराब लाइफस्टाइल से होता है। फिर पता चला कि इसका असली कारण तो एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो फिर इसमें तनाव का क्या रोल है? रोल है, बाद में ये पता चला कि तनाव इस बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। वो कैसे? जब तनाव की वजह से पेट में खून का बहाव कम होता है और पेट की सुरक्षा करने वाली परत कमजोर पड़ जाती है, तो ये बैक्टीरिया आसानी से पेट की दीवार पर हमला कर पाता है। अच्छा, तो तनाव अकेले अल्सर नहीं करता, लेकिन वो चोर के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। बिल्कुल सही समझा आपने। वाह, मतलब तनाव हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देता है। इसका असर शरीर के विकास और प्रजनन पर भी तो पड़ता होगा। हाँ, और ये असर बहुत गहरा होता है। एक बहुत ही दुखद स्थिति है जिसे साइकोसोशल ड्वार्फिज्म कहते हैं। साइकोसोशल ड्वार्फिज्म, ये क्या होता है? इसमें अगर किसी बच्चे को बचपन में बहुत ज्यादा भावनात्मक उपेक्षा या दुर्व्यवहार झेलना पड़े तो उसका शारीरिक विकास रुक सकता है। उसका शरीर ग्रोथ हार्मोन बनाना ही बंद कर देता है। क्या? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हमारा दिमाग सचमुच हमारे शरीर के विकास को रोक सकता है? बिल्कुल। पीटर पैन के लेखक J.M. बैरी की कहानी इसका एक दर्दनाक उदाहरण मानी जाती है। कहा जाता है कि बचपन में भावनात्मक उपेक्षा के कारण उनका शारीरिक विकास रुक गया था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? और सिर्फ यही नहीं, स्पर्श यानी टच का भी विकास पर बहुत गहरा असर होता है। एक स्टडी में समय से पहले जन्मे बच्चों के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप के बच्चों को दिन में कुछ देर नर्स से प्यार से सहलाती थीं, दूसरे ग्रुप को नहीं। नतीजा ये निकला कि जिन बच्चों को स्पर्श मिला उनका वजन 50% ज्यादा तेजी से बढ़ा। 50%? हाँ, इसी तरह प्रजनन पर भी तनाव का सीधा असर होता है। पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देता है और महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को गड़बड़ा सकता है। शरीर का तर्क बहुत सीधा है, जब जान बचाने का संकट हो तो नई जान पैदा करने का यह सही समय नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि लगातार ऑन रहने वाला स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, दिल से लेकर पेट तक, विकास से लेकर प्रजनन तक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, तनाव तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मनोविज्ञान, मतलब हमारी सोच और व्यक्तित्व की क्या भूमिका है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, तनाव का असर इस बात पर उतना निर्भर नहीं करता कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर करता है कि आप उस स्थिति को महसूस कैसे कर रहे हैं। अच्छा। रिसर्च से पता चलता है कि 4 चीजें किसी भी स्थिति को कई गुना ज्यादा तनावपूर्ण बना देती हैं। और वो 4 चीजें क्या है? पहली है नियंत्रण की कमी, लैक ऑफ कंट्रोल। जब हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे काबू से बाहर है। जैसे ट्रैफिक जाम, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो तनाव होता है, लेकिन अगर आप बगल में बैठे हैं और ड्राइवर बहुत अजीब तरीके से गाड़ी चला रहा है तो कहीं ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही उदाहरण। दूसरी चीज है अनिश्चितता, लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। जब हमें पता नहीं होता कि खतरा कब और कितना बड़ा आने वाला है। अनिश्चितता तो बहुत थका देती है। हाँ। तीसरी है निराशा निकालने का कोई जरिया न होना,
मतलब नो आउटलेट फॉर फ्रस्ट्रेशन, जब हम अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते। जैसे ऑफिस में बॉस पर गुस्सा आए तो भी चुप रहना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो दबा हुआ गुस्सा शरीर के लिए जहर की तरह काम करता है। और चौथी और आखिरी चीज है सामाजिक सहारे की कमी, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जब हमें लगता है कि हम इस मुश्किल में बिल्कुल अकेले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही घटना दो अलग-अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव हो सकती है। जिसके पास ये चारों चीजें हैं, नियंत्रण का एहसास, भविष्य का अंदाजा, अपनी भड़ास निकालने का तरीका और दोस्तों का साथ, वो उसी तनाव को बेहतर तरीके से झेल लेगा। बिल्कुल, और यहीं पर हमारा व्यक्तित्व भी सामने आता है। आपने टाइप ए पर्सनालिटी के बारे में सुना होगा। हाँ, वो लोग जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। हाँ, इन लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा पाया गया। लेकिन बाद में जब और गहरी रिसर्च हुई तो पता चला कि टाइप ए की सारी आदतें खतरनाक नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, और वो है शत्रुता, यानी हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब गुस्सा? गुस्से से भी ज्यादा वो लोग जो दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करते, जिन्हें हर बात में साजिश दिखती है और जो हमेशा दूसरों से दुश्मनी का भाव रखते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब आपकी पर्सनालिटी ये तय कर सकती है कि आपको दिल की बीमारी होगी या नहीं। जानवरों में भी ऐसा होता होगा? हाँ, बबून्स पर वून्स स्टडीज से भी यही पता चलता है। एक झुंड में जो सबसे ताकतवर नर बबून होता है, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा स्वस्थ हो। अच्छा, तो फिर कौन होता है सबसे स्वस्थ? रिसर्च में पाया गया कि वो बबून सबसे कम तनाव में रहते थे और सबसे ज्यादा स्वस्थ थे जो सामाजिक रूप से कुशल थे, जो जानते थे कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, जो दोस्त बनाना जानते थे। उनका पद चाहे जो भी हो, उनका सोशल स्किल उन्हें बचाता था। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? पहली बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि तनाव सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है। ये एक असली शारीरिक प्रतिक्रिया है। जो हमारे शरीर को तबाह कर सकती है अगर ये लंबे समय तक चले। हमारा शरीर कुछ मिनटों के शारीरिक खतरों के लिए बना है, लेकिन हमारी मॉडर्न जिंदगी उसे महीनों तक दिमागी टेंशन देती है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि तनाव का स्विच यहाँ हमारे हाथ में है। इसका रिमोट बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है। अगर हम अपनी सोच को बदल सकें। हाँ, अगर हम स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण महसूस कर सकें, अगर हमारे पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के रास्ते हों, चाहे वो किसी दोस्त से बात करना हो या जिम जाकर पसीना बहाना हो, और अगर हमारे पास एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम हो, तो हम तनाव के जहरीले असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुद्दा तनाव से पूरी तरह बचने का नहीं है, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। मुद्दा यह है कि उसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, और ये समझना कि तनाव हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करता है, इस दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। सही बात है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। शायद सवाल ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में तनाव है या नहीं, शायद असली सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ज़ेब्रा वाले पल कितने हैं। बहुत अच्छी बात कही। वो पल जब खतरा टलने के बाद हम सब कुछ भूलकर वापस शांति से अपनी घास चरने लगते हैं। शायद हमें तनाव को मैनेज करने से ज्यादा अपनी जिंदगी में उन पलों को बनाना सीखना होगा। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको तनाव को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। आपको ये चर्चा कैसी लगी और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हमें जरूर बताएं। अगली बार तक के लिए अपना ध्यान रखें।